शासक और इतिवृत्त। मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी। मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। हालांकि असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी। फिर भी ऐसी दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण रही। इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशीय इतिहास लिखवाना था। मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में ढेरों जानकारियां इकट्ठा की। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रेनियल्स इतिहास वित्तीय इतिहास नाम दिया। ये इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वानों के लिए ये इतिवृत्त अपरिहार्य स्रोत है। एक और तो ये इतिवृत्त मुगल राज्यों की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना थे, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफी मेहनत से एकत्रित एवं वर्गीकृत किया गया था। दूसरी ओर इन मूल पाठों का उद्देश्य उन आशयों को संप्रेषित करना था जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्रों में लागू करना चाहते थे। अतः ये इतिवृत्त हमें इस बात की ओर एक झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची और प्रचलित की जाती हैं। यह अध्याय मुगल साम्राज्य के इस समृद्धि और लुभावने आयामों का कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालेगा। ये चित्र 9.1 बाबर की राजवंशीय मुकुट सौंपते तैमूर गोवर्धन द्वारा लगभग 1630 में चित्रित है। मुगल शासक और उनका साम्राज्य। मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ। यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधित था। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों के परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। 16वीं शताब्दी से ही इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा, यहाँ तक कि रडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मंगोली का नाम भी इससे व्युत्पन्न हुआ। मुगलों व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्री के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रों राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई। साम्राज्यों के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को इसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगना से प्रतिद्वंदित उज़्बेकों ने भगा दिया था। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया और फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे की ओर बढ़ा। चित्र 9.2 में हुमायूं की पत्नी नादिरा का राजस्थान के रेगिस्तान को पार करते हुए दिखाता हुआ 18वीं शताब्दी का चित्रण है। इसके उत्तराधिकारी नुरुद्दीन हुमायूं 1530 से 40, 1555 से 56 के साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता शेरशाह सूरी से पराजित हो गया। उसने इसे ईरान के सफावी शासन के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया। 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया, किंतु एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। कई लोग जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605 को मुगल बादशाहों में महानता मानते हैं, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। अकबर हिंदू कुश पर्वतों तक अपने साम्राज्य
की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ और इसने ईरान के सफावियों और तुरान मध्य एशिया के उज़्बेकों के विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 27, शाहजहां 1628 से 58 और औरंगजेब 1658 से 1707 के रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले तीन बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए। इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, यद्यपि इसकी गति काफी धीमी रही। तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखा और उन्हें सुदृढ़ किया। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण हुआ। इसके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे, साथ ही श्रेणियां और हैसियतें परिभाषित की जाती थी। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन नीति के समायोजन पर आधारित थी। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्युपरांत राजवंश की शक्ति घट गई और दिल्ली, आगरा तथा लाहौर जैसे भिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्ति ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली। फिर भी सांकेतिक रूप से ही सही, पर मुगल शासकों ने प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। 1857 में इस वंश के अंतिम बहादुर शाह जाफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। चर्चा कीजिए, पता लगाइए कि कोशिश कीजिए कि आप किसी राज्य में रहते हैं, क्या वहां मुगल साम्राज्य का भाग था? क्या साम्राज्य स्थापित होने के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में किस तरह के परिवर्तन हुए थे? अगर आपका राज्य इस साम्राज्य का हिस्सा नहीं था तो समकालीन क्षेत्रीय शासकों, उनके उद्भव और उनकी नीतियों के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए। वे किस प्रकार के विवरण का लेखा जोखा रखते थे। इतिवृत्तों की रचना। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्यों और उसके दरबारों के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की परियोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था, यह बताना भी था कि उनके सारे विरोध का असफल होना नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। मुगल इतिवृत्तों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में था शासक पर केंद्रीय घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार व अभिजात युद्धों और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अकबर, शाहजहां और आलमगीरी, मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी की कहानी पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। तुर्की से फारसी की ओर मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार व साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुई। चूंकि मुगल चगताई मूल के थे, चगताई तुर्क स्वयं को चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे, अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। इसके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने स्मरण इसी भाषा में लिखे थे। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। राजा, शाही परिवार के लोगों और दरबार के विशिष्ट सदस्य
यह भाषा बोलते थे। कुछ और लोग यहाँ सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई, जिससे लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष लोगों में नहीं थी, वहाँ भी राजस्थानी, मराठी और यहाँ तक कि तमिल में शासकीय लेखों की भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों के व्यापक रूप से प्रभावित किया था। चूंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे और वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे, अतः स्थानीय मुहावरों को समाविष्ट करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया था। फारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि अन्य जैसे बाबर के स्मरणों का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया जाने वाले आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद रजनामा युद्धों की पुस्तक के रूप में हुआ। पांडुलिपियों की रचना मुगल भारत की सभी पुस्तकों पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपियां रचनाएं का मुख्य केंद्र सही किताब खाना था। हालांकि किताब खाना शब्द पुस्तकालयों के रूप में अनुवादित किया जा सकता था। यह दरअसल एक लिपि घर था, अर्थात ऐसी जगह जहां भाषा की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वालों की पांडुलिपियों के पन्ने तैयार करने, सुलेखों को पाठ की नकल तैयार करने, गुप्तगरों कृपष्टों को चमकाने के लिए, चित्रकारों की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए और जिल्द साजों की प्रत्येक पन्नों को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण। लिखित शब्द की उड़ान। अब्दुल फजल के शब्दों में लिखित शब्द विगत युगों की बुद्धिमत्ता को मूर्त रूप दे सकता है और इस तरह वह बौद्धिक प्रगति का साधन बन सकता है। उच्चारित शब्द उनके दिल दिमागों में जाता है, जो उसे सुनने के लिए उपस्थित होता है। लिखित शब्द न केवल पास रहने वाले लोगों बल्कि दूर स्थित लोगों को भी समझदारी सिखाता है। अगर लिखित शब्द न हो तो उच्चारित शब्द तो बहुत जल्द ही मर जाएगा और हमारे पास उन लोगों की कोई निशान नहीं रह जाएगी जो दिव्यगंत हो चुके हैं। सामान्यतः समझ के लोग तो अक्षरों को एक गहरी आकृति मात्र मानते हैं, पर गहराई से देखने वाले लोगों को इनमें एक प्रज्ञादीप, चिराग और सीनाशाई नजर आता है। हमने अपने में हजारों किरणों को लिए होने के बावजूद लिखित शब्द काला दिखाता है, अथवा इस ढंग से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रकाश है जिस पर एक तिल है जो बुरी तरह नजर से बचता है। खत या पत्र समझदारी की तस्वीर है, विचारों की दुनिया के निकला हुआ खाका है, दिन को लाने वाले गहरी रोशनी है। ज्ञान से भरा हुआ घना बादल है। पत्र मौन होते हैं फिर भी वे बोलते हैं, स्थिर होते हैं फिर भी वे सफर करते हैं, पन्ने पर फैले हुए फिर भी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं में बैठने के लिए आवश्यकता होती थी। तैयार पांडुलिपियों को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्यों के रूप में देखा जाता था। इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों के संरक्षक मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। इस तरह इन पांडुलिपियों की वास्तविक संरचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियों और पुरस्कारों के रूप में पहचान मिली। इनमें सुलेखों और चित्रकारों को तो उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, जबकि अन्य जैसे कागज बनाने वाले अथवा जिल्साद गुमनाम कारीगर ही रह गए। सुलेख और अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाह ढंग से लिखा जाता था।
जिसे इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छंटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता है, के टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता है। सामान्यतः कलम की नोक में बीच में एक छोटा सा चीर लगा दिया जाता था ताकि वह स्याही आसानी से सोख ले। चर्चा कीजिए, आज तैयार होने वाले पुस्तक किन मायनों में मुगल इतिवृत्तों की रचना के तरीकों से भिन्न अथवा समान है। चित्र 9.3 नस्तलिखी नस्तलिखी शैली में लिखा हुआ एक पन्ना, जिसे अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेख में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन लगभग 1575 से 1605 द्वारा तैयार किया गया था। इसके अक्षरों के विशुद्ध समानुपाती घुमाव की कदरदानी में इसको जरीन कलम, सोने की कलम के किताब से नवाजा गया। सुलेख ने पृष्ठ के निचले भाग पर अपने हस्ताक्षर किया और इस पृष्ठ का लगभग 1/4 हिस्सा इसी में प्रयुक्त हो गया। ये सुलेख दिखाया गया है। सुलेख काफी लंबा चौड़ा है। रंगीन चित्र, जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा, मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्र के माध्यम से सदृश रूप से भी वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप से व्यक्त किया जाना होता था तो सुलेख उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्र रूप में उतार कर वहां संलग्न कर देते थे। यह लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपियों के पृष्ठों पर आसानी से लगाया जा और देखा जा सकता था। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला, बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही न जा सकी हो, ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इसी रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि उसे जैसे उसमें जीवन हो। बादशाह, उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्गों के प्रतिनिधियों अर्थात उल्मा के बीच निरंतर तनाव बना रहा। उल्मा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, में प्रतिष्ठापित मानव रूप के चित्रण पर इस्लामीय प्रतिबंध का आह्वान किया। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता था कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही था। ये चित्र दिखाया गया है। चित्र 9.4 एक मुगल किताब खाना। इस लघु चित्र में चित्रित मुगल पांडुलिपि की रचना में संलग्न अलग अलग कार्यों की पहचान कीजिए। ये संलग्न अलग अलग कार्य कर रहे हैं लोग, पहचान करना है। स्रोत एक, तस्वीर की प्रशंसा से अबुल फजल चित्रकारी को बहुत सम्मान देता था। किसी भी चीज का उसके जैसा ही रेखांकन बनाना तस्वीर कहलाता है। अपनी युवावस्था के एकदम शुरुआती दिनों में एक महामहिम ने इस कला में अपनी अभिरुचि व्यक्त की हुए इसे अध्ययन और मनोरंजन दोनों का ही साधन मानते हुए इस कला को हर संभव प्रोत्साहन देते हैं। चित्रकारों की एक बड़ी संख्या इस कार्य में लगाई गई। हर हफ्ते शाही कार्यशाला के अनेक निरीक्षण और लिपिक बादशाह के सामने प्रत्येक कलाकार का कार्य प्रस्तुत करते थे और महामहिम प्रदर्शित उत्कृष्टताओं के आधार पर इनाम देते और कलाकारों के मासिक वेतन में वृद्धि करते हैं। अब सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्रकार मिलने लगे और
विहिजाद जैसे चित्रकारों की अत्युन्नत कलाकृतियां को तो उन यूरोपीय चित्रकारों के उत्कृष्ट कार्यों के समकक्ष ही रखा जा सकता है जिन्होंने विश्व में व्यापक ख्याति अर्जित कर ली है। ब्यौरों की सूक्ष्मता, परिपूर्णता और प्रस्तुतिकरण की निर्भीकता जो अब चित्रों में दिखाई पड़ती है वह अतुलनीय है। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएं भी प्राणवान प्रतीत होती हैं। 100 से अधिक चित्रकार इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हो गए। हिंदू कलाकारों के लिए यह बात खास तौर पर सही है। उनके चित्र वस्तुओं की हमारी परिकल्पना से कहीं परे वस्तु पूरे विश्व में कुछ लोगों ही उनके सामना पा जा सकते हैं समान पाए जा सकते हैं। अबुल फजल चित्रकला को एक महत्वपूर्ण क्यों मानता है? वह इस कला को वैध कैसे ठहराता है? किंतु समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपराओं के ढांचे की अलग अलग तरीके से व्याख्या की। प्रायः प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज्यादा मेल खाती थी। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र तथा उनके राज्यों के जीवन की दृश्य चित्र करने के लिए नियुक्त किया। उदाहरण के लिए ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। बिहिजाद जैसे चित्रकारों के नाम सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि के चारों ओर फैलने में बहुत योगदान दिया। ईरान से भी कलाकार मुगल कालीन भारत आने में सफल हुए। कुछ को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली और अब्दुस सदम को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया। अन्य ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों को तलाश में प्रवास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना हुआ था। अकबर की दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धृत करता है, कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकारों के पास खुद को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। चर्चा कीजिए चित्रकारी के साहित्यिक और कलात्मक रचना प्रदर्शन। चित्र 9.4 की तुलना अबुल फजल की साहित्यिक और कलात्मक रचना शक्ति से कीजिए। स्रोत 1 से अकबरनामा और बादशाहनामा में महत्वपूर्ण चित्रित मुगल बादशाहों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा राजा का इतिहास है। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लगाई घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि का चित्र है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात था। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक था। उसने लगातार दिक्यानुसी उल्मा के विचारों का विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया।
1589 की शुरुआत कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्ष तक कार्य किया और इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किए। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों, वाकई शासकीय दस्तावेजों तथा जानकारी, व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास, तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र का तक 30 वर्ष का मानव जाति का इतिहास है। दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष यानी 1601 पर खत्म होती है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के साहपराथी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने की पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया है। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से भी इसका लेखन हुआ है। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैन, बौद्ध और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी और चूंकि इस भाषा के पाठकों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था। इस भाषा भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें हैं दफ्तर और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाहों के शासन 1627 से 47 के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका, जिसके बाद में इतिहासकार वारिस न लिखा। अपनी वैश्विक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों जिन पर वे लंबा शासन करना चाहते थे को ऐतिहासिक विवरण समयवार विकास का रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जबकि एकाएकी विवरण एक खास समय की स्थिति का वर्णन करता है। बादशाहनामा का सफर, मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों का भेंट एक स्थापित राजनयिक प्रथा थी। इसका अनुकरण करते हुए अवध नवाब ने 1799 में जॉर्ज तृतीय को सचित्र बादशाहनामा भेंट में दिया। तभी से यह विंडसर कासल के अंग्रेजी शाही संग्रहों में सुरक्षित है। 1994 में हुए संरक्षण कार्यों में बधी हुई पांडुलिपियों को अलग अलग करना आवश्यक हो गया। इसी की वजह से चित्रों को प्रदर्शित करना संभव हुआ और 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली, लंदन और वाशिंगटन में हुए प्रदर्शनी में दिखाया गया। को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतरों सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेबरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप से आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा में है। चर्चा कीजिए, पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या
आपके कस्बे अथवा गांव में पांडुलिपियों को चित्रित करने की परंपरा रही है। इन पांडुलिपियों को कौन तैयार करता था? इन पांडुलिपियों में किन विषयों पर विचार किया गया था? इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाता था? आदर्श राज्य। एक दैवीय प्रकाश दरबारी इतिहासकार ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अल्लानुकुआ की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता रहा। ईश्वर फर इजादी से निःसृत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी 1191 में मृत्यु के विचार से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत यह दैवीय प्रकाश राजा में संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। इतिवृत्तों के विवरणों का साथ देने वाले चित्रों ने इन विचारों को इस तरीके से संप्रेषित किया कि उन्होंने देखने वाले के मन मस्तिष्क पर प्रकाश के विचारों का संप्रेषण सुहरावर्दी दर्शन के मूल में प्लेटो की रिपब्लिक है, जहां ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है। सुहरावर्दी की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। शेख मुबारक ने इसका अध्ययन किया था। इसके बारे में उसने अपने पुत्र फौजी और अबुल फजल को बताया, जो उसके संरक्षण में प्रशिक्षित हुए थे। पर यह चित्र 9.5 अबुल हसन द्वारा बनाया गया। इस चित्र में जहांगीर को देदीप्यमान कपड़ों और आभूषणों में अपने पिता अकबर के चित्र को हाथ में लिए दिखाया गया है। अकबर की पोशाक सफेद है। सफेद रंग को सूफी परंपराओं में प्रबुद्ध जीव से जोड़ा गया है। वह एक गोलक अर्पित कर रहा है, जो राजवंशीय सत्ता का प्रतीक है। मुगल साम्राज्य में ऐसा कोई कानून नहीं था जो निर्धारित करे कि बादशाह के पुत्रों में कौन सा पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक राजवंशीय परिवर्तन का निर्णय पितृघातक युद्ध से होने लगा। अकबर के शासन के अंतिम भाग में शहजादे सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन बाद में उसे माफ कर दिया गया। यह चित्र पिता पुत्र के बीच के संबंध को कैसे चित्रित करता है? आपको क्यों लगता है कि मुगल कलाकार ने निरंतर बादशाहों को गहरी अथवा फीकी पृष्ठभूमि के साथ चित्रित किया है? इस चित्र में प्रकाश के कौन से स्रोत हैं अस्थायी प्रभाव डाला? 17वीं शताब्दी में मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू किया। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक के रूप में प्रभामंडलों को उन्होंने ईसा और वर्जिन मेरी के यूरोपियन चित्रों में देखा था। सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत मुगल इतिवृत्त साम्राज्य को हिंदुओं, जैन, जरतुस्तियों, मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न निजातीय और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सभी तरह की शांति और स्थायित्व के स्रोत रूप में बादशाह सभी धार्मिक और निर्जातीय समूहों से ऊपर होता था। इसके बीच मध्यस्थता करता था तथा यह सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे। अबुल फजल सुलह कुल पूर्ण शांति के आदर्श को प्रभुत्व शासन की आधारशिला बताता है। सुलह कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्त की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएगा अथवा आपस में नहीं लड़ेगा। सुलह कुल का आदर्श राजनीतियों के जरिए लागू किया गया। मुगलों के
अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, अर्थात उसके ईरानी, तुरानी, अफगानिस्तान, राजपूत, दक्कनी भी शामिल थे। इन सबको दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। इसके अलावा अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह और कुल के नियम का अनुपालन करने के लिए निर्देश दे दिया गया। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रख रखाव के लिए अनुदान दिए। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनका मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमानों प्रजा पर जजिया फिर से लगाया दिया गया। सामाजिक अनुबंधों के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। अबू फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंधों के रूप में परिभाषित किया है। यह कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के चार संतों की रक्षा करता है: जीवन, जन, धन, माल, सम्मान, नामस और विश्वास, दीन, और इसके बदले में वह आज्ञा पालक तथा संसाधनों में हिस्से की मांग करता है। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते हैं। चित्र 9.6 बादशाहनामा से एक दृश्य कलाकार याग द्वारा लगभग 1640 में चित्रित। इस चित्र में जहांगीर शहजादे खुर्रम को पगड़ी में लगाई जाने वाली मणि दे रहे हैं। जहांगीर खुर्रम में लगाई जाने वाली पगड़ी में मणि दे रहे हैं। ये चित्र में दिखाया गया है। मणि दिए जा रहे हैं। चित्र 9.7 अबुल हसन नामक एक कलाकार द्वारा बनाए गए चित्र में दरिद्रता की आकृति को मारते हुए जहांगीर कलाकार ने यह लक्ष्य को गहरा बादल के आवरण में दिखाकर यह बताने की चेष्टा की है कि यह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अमूर्त लक्षण को प्रतीक के रूप में दिखाता एक मानवीय रूप है। कला और साहित्य में मानवीकरण के इस ढंग को रूपक कथा कहा जाता है। न्याय और जंजीर को स्वर्ग से उतारते हुए दिखाया गया है। जहांगीर ने अपने स्मरण में न्याय की जंजीर को इस प्रकार वर्णित किया: राजरोहण के बाद मैंने जो पहला आदेश दिया वह न्याय की जंजीर को लगाने का था, ताकि न्याय के प्रशासन में संलग्न लोगों से यदि देर हो जाए अथवा वे न्याय चाहने वाले लोगों के विषय में मिथ्याचार का व्यवहार करे तो उत्पीड़ित व्यक्ति इस जंजीर के पास आ सके और इसे हिला सके और उसकी ओर ध्यान आकर्षित हो सके। इस जंजीर को शुद्ध सोने से बनाया गया था। यह 30 गज लंबी थी और इसे 60 घंटियां लगी हुई थी। इससे यह प्रतीकों का पहचान कर उनकी व्याख्या कीजिए। इस चित्र का सार प्रस्तुत कीजिए। न्याय के विचार के दृश्य में निरूपण हेतु उनके प्रतीकों की रचना की गई है। न्याय के विचारों की मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना गया। कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सर्वाधिक पसंदीदा प्रतीकों में से एक था एक दूसरे के साथ चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरिया फिर गाय। इसका उद्देश्य राज्य में एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहां दुर्लभ तथा सबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते थे। सचित्र बादशाहनामा के दरबारी दृश्यों में से ऐसे प्रतीक का अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे एक आले में हुआ। चित्र 9.6 देखिए। चर्चा कीजिए। मुगल साम्राज्य में न्याय को राजतंत्र का इतना महत्वपूर्ण सद्गुण क्यों माना जाता था? राजधानियां और दरबार। राजधानी नगर मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था।
जहां दरबार लगता था। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों की राजधानियां बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी। हालांकि बाबर ने लोदियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था, तथापि उसके शासन में 4 वर्षों के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाए जाते रहे। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। इसे आसपास के क्षेत्रों में खदानों से लाए गए लाल बलुए पत्थर से बनाया गया था। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी की एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। यह इस निर्णय का एक कारण यह हो सकता है कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था, जहां शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुकी थी। मुगल बादशाहों के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध बने। अकबर ने सिकरी में जुमा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। विशाल मेहराबी प्रवेश द्वार, बुलंद दरवाजा के निर्माण का उद्देश्य वहां आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय को याद दिलाना था। 1585 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया और इस तरह 13 वर्ष तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी। शाहजहां ने विवेकपूर्वक राजकोषीय नीतियों को आगे बढ़ाया तथा इमारतें निर्माण में अपने शौक को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। जैसा कि अपने पहले के शासकों के संदर्भ में देखा, राजतंत्री संस्कृतियों में इमारतें निर्माण कार्य राजवंशीय सत्ता, धन तथा प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक था। मुसलमान शासकों के संदर्भ में इसे धर्मनिष्ठा के एक कार्य के रूप में भी देखा जाता था। 1648 में दरबार सेना व राजसी खानदान आगरा से नई निर्मित शाही राजधानी शाहजहानाबाद चले गए। दिल्ली के प्राचीन रिहायशी नगर में शाहजहानाबाद एक नई और शाही आबादी थी। यहाँ लाल किला ये चित्र 9.8 फतेहपुर बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का ये दिखाया गया है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का काफी ऊंचा दीवार। यहाँ लाल किला, जमा मस्जिद, चांदनी चौक के बाजार की वृक्ष वीथी और अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर थे। शाहजहां का यहाँ नया शहर विशाल एवं भव्य राजतंत्र की ज्यादा औपचारिक कल्पना को व्यक्त करता था। मुगल दरबार शासक पर केंद्रित दरबार की घनिष्ठता व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदयों के रूप में प्रदर्शित किया। इसका केंद्र बिंदु इस प्रकार राज सिंहासन अथवा तख्त था जिसने स्वयं प्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया था। इसे एक ऐसे स्तंभों के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी हुई थी। सहस्राब्दियों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की कांति को सूर्य की कांति से पृथक करने वाली मानी जाती थी। इतिवृत्तों ने मुगल संभ्रांत वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों को बड़ी सुस्पष्टता से सामने रखा है। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास और दूर बैठा है। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिए गए स्थान बादशाह की नजर में उसका महत्ता का प्रतीक था। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं जाने की अनुमति नहीं थी और न ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा। स्रोत 2 दरबार अकबरी। अबू फजल अकबर के दरबार का एक बड़ा सजीव विवरण देते हुए कहते हैं, जब भी महामहिम अकबर दरबार लगाते हैं तो एक विशाल ढोल पीटा जाता है और साथ साथ अल्लाह का गुणगान होता है। इस तरह सभी वर्ग के लोगों को सूचना मिल जाती है। महामहिम के पुत्र पौत्र दरबारी व सभी जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी हाजिर होते हैं और कोर्निश ने अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। ख्याति प्राप्त विद्वजन और विशिष्ट कौशलों से निपुण व्यक्ति आदर व्यक्त करते हैं तथा न्याय अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। महामहिम अपनी सामान्यतः अंतर्दृष्टि के आधार पर आदेश देते हैं और सभी मामलों को संतोषजनक ढंग से निपटाते हैं। इस पूरे समय के दौरान विभिन्न देशों से आए तलवारियों व पहलवानों अपने को तैयार रखते हैं और महिला तथा पुरुष गायक अपनी बारी बारी की प्रतीक्षा में
रहते हैं। चतुर बाजीगर और मजाकिया कलाबाज भी अपने कौशल और दक्षता का प्रदर्शन करने को उत्सुक हैं। दरबार में होने वाली मुख्य गतिविधियों का वर्णन कीजिए। कॉर्नोसिक औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते हैं। यह इस बात का प्रतीक था कि कॉर्निश करने वाला व्यक्ति अपने इंद्रियों और मन के स्थल को हाथ लगाते हुए झुककर विनम्रता के साथ शाही दरबार में अपने को प्रस्तुत कर रहा है सकता था। दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधनों, शिष्टाचार तथा बोलने के ध्यान पूर्वक निर्धारित किए गए नियमों द्वारा होता था। शिष्टाचार का जरा सा भी उल्लंघन होने पर ध्यान दिया जाता था और उसे व्यक्ति को तुरंत ही दंडित किया जाता था। शासक को किए गए अभिवादन के तरीकों से पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जैसे जिस व्यक्ति के सामने ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज्यादा ऊंची मानी जाती थी। अभिवादन के उच्चतम रूप सिजाद या दंडवत लेटना था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम तथा जिम्बोसी जमीन चूमना के तरीके अपनाए गए। मुगल दरबार में राजकीय दूतों संबंधित नयाचारों में भी ऐसी ही सुस्पष्टता थी। मुगल बादशाह के समक्ष प्रस्तुत होने वाले राजदूत से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अभिवादन के मान्य रूपों में से एक या तो बहुत झुककर अथवा जमीन को चूमकर अथवा पारसी रिवाज के मुताबिक छाती के सामने हाथ बांधकर तरीके से अभिवादन करेगा। जेम्स फर्स्ट के अंग्रेज दूत टॉमस रो ने यूरोपीय रिवाज के अनुसार जहांगीर के सामने केवल झुककर अभिवादन किया और इसके बाद बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर पुनः दरबार को अचंभित कर दिया। बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय कुछ व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करता था और इसके बाद वह पूर्व की ओर मुंह किए एक छोटे छज्जे अर्थात झरोखुम में आता था। इसके नीचे लोगों की भीड़ सैनिक, व्यापारिक, शिल्पकारी, किसान, बीमार बच्चों के साथ औरतें बादशाह की एक झलक पाने के लिए इंतजार करती थीं। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। अभिवादन का 4 तस्लीम तरीका दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता था। इसमें तलहथी ऊपर की ओर होती थी। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता है तथा तलहथी को सिर के ऊपर रखता है। ऐसी तस्लीम 4 बार की जाती है। तस्लीम का शाब्दिक अर्थ आत्मनिवेदन है। शह और बारात हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने अर्थात 14वें सावन को पड़ने वाली पूर्ण चंद्र रात्रि है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रार्थनाओं और आतिशबाजियों के खेल द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात मुसलमानों के लिए आगे आने वाली वर्ष का भाग्य निर्धारित होता है और पाप माफ कर दिए जाते हैं। रत्न जड़ित सिंहासन आगरा महल में सार्वजनिक सभा भवन में रखे शाहजहां की रत्न जड़ित सिंहासन तख्त ये रस्सा के बारे में बादशाह नामा में लिखा है। सिंहासन की भव्य संरचना में एक छतरी है जो द्विदासकोणीय स्तंभों पर टिकी हुई है। इसकी ऊंचाई सीढ़ियों से गुंबद तक 5 क्यूबिट लगभग 10 फुट है। अपने राजरोहण के समय महामहिम ने यह आदेश दिया कि 86 लाख रुपए के रत्न तथा बहुमूल्य पत्थर और 1 लाख तोला सोना की जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है से इसे सजाया जाना चाहिए। सिंहासन की साज सज्जा में 7 वर्ष लग गए। इसकी सजावट में प्रयुक्त हुए बहुमूल्य पत्थरों में रूबी था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी और जिसे शाह अब्बास सफावी
ने दिव्यगंत बादशाह जहांगीर को भेजा था। इसी रूबी पर महान बादशाह तिमूर साहिब ईरान ईरान मिर्जा शाहरुख, मिर्जा उलू बेग और शाह अब्बास के साथ साथ अकबर, जहांगीर और स्वयं महामहिम के नाम अंकित थे। चित्र 9.9 आगरा में विवाह से पूर्व शहजादे औरंगजेब का सम्मान करते हुए शाहजहां बादशाहनामा में पायक द्वारा की गई चित्रकारी। बादशाह को की पहचान कीजिए। औरंगजेब को एक पीला जमा ऊपरी वस्त्र तथा छोटे छोटे पैरों वाले हरे जैकेट में दिखाया गया है। वह कहाँ है और पिता के प्रति उसकी भाव भावनागिमा से क्या पता चलता है? दरबारियों को कैसे दिखाया गया है? क्या आप बाईं ओर बड़ी पगड़ियों वाली आकृति का पता लगा सकते हैं? ये विद्वानों के चित्रण हैं। ये विद्वानों के चित्रण दिखाए गए हैं। ये चित्र 9.10 जश्न अवज अर्थात तुलादान समारोह में शहजादे खुर्रम को बहुमूल्य धातुओं से तौला जाना जहांगीर के स्मरण से दिखाया गया है। झरोखों में 1 घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन दीवान ए आम में आता था। वहां राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे तथा निवेदन करते थे। 2 घंटे बाद बादशाह दीवान और खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे। कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठा कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों मीमार के द्वारा बनाए गए इमारतों के नक्शे को देखता था। सिंहासनारोहण का वर्षगांठ, ईद, सब बारात तथा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था। सजे हुए डिब्बों में रखी सुगंधित मोमबत्तियां और महल की दीवारों पर लटक रहे रंग बिरंगे बदनवार आने वालों पर आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़ते थे। मुगल शासक वर्षों में 3 मुख्य त्योहार मनाए करते थे। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन और वात्सतागमन पर फारसी नव वर्ष ये चित्र में दिखाए गए हैं। चित्र 9.11 ख 9.11 को दारा सिकों का विवाह दिखाया गया है। दारा सिकों का विवाह पूरा स्थली में दिखाई गई है। चित्र 9.11 का चित्र में आप जो देख रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। शाही परिवारों में विवाह का आयोजन काफी खर्चीला होता था। 1633 में दारा सिकोह और नादिरा राजकुमार परवेज की पुत्री के विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहां आरा और दिव्यगंत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निशाखनुमा द्वारा की गई। शादी के उपहारों के प्रदर्शन की व्यवस्था दीवान और आम में की गई थी। बादशाह तथा हरम की स्त्रियां दोपहर में इसे देखने के लिए आई तथा शाम के समय अभिजात यहाँ आए। दुल्हन की मां ने भी इसी तरह उसी विशाल कक्ष में उपहार को सजाया था। शाहजहां उन्हें देखने के लिए वहां गया। हिना बंदी मेहंदी लगाना की रस्म दीवान और खास में अदा की गई। दरबार में उपस्थित व्यक्तियों के बीच पान, इलायची तथा मेवे बांटे गए। विवाह में कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से, 16 लाख रुपए जहां आरा मुमताज महल द्वारा आरंभ में लगाए अलग से रखे गए रुपयों को मिलाते हुए और शेख दुल्हन की मां द्वारा किए गए थे। बादशाहनामा से लिए गए इन चित्रों में इस अवसर से जुड़ी कुछ गतिविधियों को दिखाया गया है। नौरोज जन्मदिन पर शासक को विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था तथा बाद में ये वस्तुएं दान में बांट दी जाती थी। पदवी, उपहार और भेंट। राजाभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवी ग्रहण करते थे। उदय घोषक नकीब द्वारा जब इन गुंजायमान और लयबद्ध पदवियों की घोषणा की जाती थी तब तो वे सभा में विस्मय का माहौल बना देती थी। मुगल सिक्कों पर राजसी नयाचार के साथ शासनरत बादशाहों की पूरी पदवी होती थी। योग्य व्यक्तियों को
पदवियां देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। दरबारी पदानुक्रम में किसी व्यक्ति की उन्नति को उसके द्वारा धारण की जाने वाली पदवियों से जाना जा सकता था। उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली असफ खा की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ था। औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजातों जय सिंह और जयवंत सिंह को मिर्जा राज की पदवी प्रदान की। पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थीं अथवा उन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। मीर खान ने अपने नाम में अलिफ अर्थात अ अक्षर लगाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया। अन्य पुरस्कारों में सम्मान का जमा खिल्लत भी शामिल था, जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया हुआ होता था, इसीलिए यह समझा जाता था कि वह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। सरप्पा सर से पांव तक एक अन्य उपहार था। इस उपहार के 3 हिस्से हुए करते थे, जमा, पकड़ी और पटका। बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार के रूप में दिए जाते थे। बहुत खास परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजारियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट पद्म मुहूर्तस्मा भी उपहार में प्रदान करता था। एक दरबारी बादशाह के पास कभी खाली हाथ नहीं जाता था। वह या तो नज्र के रूप में थोड़ा धन या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था। राजनयिक संबंधों में उपहार को सम्मान और आदर का प्रतीक माना जाता था। राजदूत प्रतिद्वंदी राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौता करवाने के महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करते थे। ऐसी परिस्थितियों में उपहार की महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक भूमिका होती थी। थॉमस रो को इस बात से बहुत निराशा हुई थी कि उसने अशफाक खां को जो अंगूठी भेंट की थी वह उसे केवल इसीलिए वापस कर दी गई क्योंकि वह क्यों मात्र 400 रुपये मूल्य की थी। चित्र 9.12 पगड़ी रखने के काम आने वाला एक मुगल कालीन डिब्बा। पगड़ी रखने के काम आने वाला मुगल कालीन डिब्बा है ये। चर्चा कीजिए क्या मुगलों से जुड़े कुछ रिवाज और व्यवहार का अनुपालन आज के राजनेता करते हैं। शाही परिवार। हर्रम शब्द का प्रयोग प्रायः मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता था। यह शब्द फारसी से निकला है, जिसका तात्पर्य है पवित्र स्थान। मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, उसके नजदीकी और दूर के रिश्तेदार, माता, सौतेली और उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे आदि वह महिलाएं, परिचारिकाएं तथा गुलाम होते थे। बहुविवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्ग में व्यापक रूप से प्रचलित था। राजपूत कुलों एवं मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने व मैत्रिक संबंध स्थापित करने का एक तरीका थे। विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ प्रायः एक क्षेत्र भी उपहार में दे दिया जाता था। इसके विभिन्न शासक वर्गों के बीच पदानुक्रम संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित हो जाती थी। इस तरह के विवाह और उनके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण ही मुगल बंधुत्व के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके। इससे वे महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े और उन्हें एक बृहद साम्राज्य को इकट्ठा रखने में मदद मिली। मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियों, बेगमों और अन्य स्त्रियों गाहा जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था में अंतर रखा जाता था। मेहर के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करके आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगाहों की तुलना में अधिक ऊंचा दर्ज और सम्मान मिलता था। राजतंत्र से जुड़े महिलाओं को पदानुक्रम में उपपत्नियों अगाचा की स्थिति सबसे निम्न थी। इन सभी को नगद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलते थे। वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह अस्थायी नहीं था। यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से 4 पत्नियां न हो तो अगाह और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी।
प्रेम और मातृत्व ऐसी स्त्रियों को विधि सम्मत विवाह पत्नियों के दर्जे तक पहुंचने के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिलाएं तथा पुरुष गुलाम होते थे। वे साधारण से साधारण कार्यों में से लेकर कौशल, निपुणता तथा बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। गुलाम, हिजड़े, ख्वाजसार परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और व्यापार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की पुत्रियों जहां आला फतेहपुर सीकरी चित्र 9.13 में फतेहपुर सीकरी में अंतरिम कमरे का एक हिस्सा दिखाया गया है। ये अंतरिम कमरे का एक हिस्सा जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदार के सामने वार्षिक आय होती थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा को सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, से राजस्व प्राप्त होता था। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवारों की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों व बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी जहानाबाद दिल्ली की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। इनमें से आंगन व बाग के साथ एक 2 मंजिली भव्य कारवां थी, जहां शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूंनामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन तथा अकबर की फूफी थी। गुलबदन स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासक का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया तो उसने अपनी फूफी से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्करणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया, ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृतियों को पूरा कर सके। गुलबदन ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशस्तियां नहीं थी, बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्ष और तनाव के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्रदराज स्त्रियों का महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार लिखा। शाही नौकरशाही, भर्ती की प्रक्रिया तथा पद। मुगल इतिहास, विशेषकर अकबरनामा ने साम्राज्य की ऐसी कल्पना दी जिसमें क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से एकत्र बादशाह में निहित। चित्र 9.14 फतेहपुर सीकरी में शहजादे सलीम का जन्म अकबरनामा रामदास द्वारा चित्रित ये चित्र दिखाए गए हैं। इस चित्र के प्रत्येक हिस्से में जिन गतिविधियों का चित्रण कलाकार ने किया है उसका वर्णन कीजिए। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों के आधार पर आप इस दृश्य के शाही प्रतिष्ठानों के सदस्यों को पहचानने की कोशिश कीजिए। शाही प्रतिष्ठानों के व्यक्ति को इसमें पहचानिए होती है, जबकि शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। किंतु मुगल राज्य तंत्र के बारे में इन इतिहासों से प्राप्त समृद्ध जानकारी को हम ध्यान से देखें तो हम उन तरीकों को समझ सकते हैं जिनमें कई भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं पर आधारित शाही संगठन प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सक्षम हुआ। मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं। अभिजात वर्ग में भारतीय विभिन्न जातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा न हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्यों के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे, कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार में आए थे। 1560 से आगे भारतीय मूल के 2 शासकीय समूह, राजपूत व भारतीय मुसलमान शेख जदाओं ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भरमल कछवाहा तथा उसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। शिक्षा
मुगल अभिजात वर्ग। चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान लिखी अपनी पुस्तक चार चमन चार बाग में मुगल अभिजात वर्ग और इस प्रकार वर्णन किया है। विभिन्न जातियों अरब, ईरानी, तुर्की, ताजिकी, कुर्द, तातर, रूसी, अबिसिनियाई इत्यादि और देशों देशों तुर्की, मिस्र, सीरिया, इराक, अरब, ईरान, खुरासान, तुरान के लोग वस्तुतः सभी समाज में विभिन्न समूहों और श्रेणियों के लोगों को शाही दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ। भारत से विभिन्न समूहों, ज्ञान और शिल्प में निपुण व्यक्तियों के साथ साथ योद्धाओं, उदाहरण के लिए बुखारी और भक्करी, विशुद्ध वंशों के सैयद, अभिजात वंश के शेख जादा, लोधी, लोहिल्ला, यूसुफजई जैसे अफगान जनजातियों, राणा, राजा, राव व राया अर्थात राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, हाड़, गौड़, चौहान, पवार, भदुराई, सोलंकी, बुंदेला, शेखावत नाम से संबोधित की जाने वाले राजपूत जातियों का घकर, होकर, बलूची और अन्य सभी भारतीय जनजाति जो तलवार चलाती थी, वे 100 से 7,000 जात के मनसब घास के मैदानों और पर्वतीय भागों से भूस्वामी, कर्नाटक, बंगाल, असम, उदयपुर, श्रीनगर, कुमायूं, तिब्बत व किसवाड़ा इत्यादि क्षेत्रों में सभी जनजाति और समूहों को शाही दरबार को चूमने में आने अथवा रोजगार पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक और लेखा शास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का है, जो खत्री जाति का था। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुआ। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां मृत्यु 1645 ईरानी थी। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। फिर भी शासन में अधिकारी के समूहों में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में दो तरह के संख्या विषयक ओहदे होते थे। जातशाही पदानुक्रम में सर अधिकारी मानसबदार के पद और वेतन का सूचक था और सवार वह सूचित करता था कि उससे सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात उमारा, जो कि अमीर का बहुवचन है, कहे गए। सैन्य अभियानों में ये अभिजात अपनी सेवा के साथ भाग लेते थे तथा प्रांतों में साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों की भर्ती करता था, उन्हें हथियारों आदि से लैस करता था और उन्हें प्रशिक्षण देता था। घुड़सवारी फौज मुगल फौज का अपरिहार्य अंग थी। घुड़सवार सिपाही शाही निशान से पार्श्व भाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। निम्न ओहदों के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदे, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों के बदलाव का पुनरीक्षण करता था। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य मुरीद की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया थी। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था, जो बादशाह के सामने तजवीज प्रस्तुत करता था। अगर याचिकाकर्ता को सुयोग्य माना जाता था तो उसे मनसब प्रदान किया जाता था। मीर बख्शी उच्चतम वेतन दाता खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था तथा नियुक्तियों और पदोन्नतियों के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था। जबकि उसका कार्यकाल उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवान ए आला वित्त मंत्री और सद्र उस सुदूर मदद ये मास अथवा अनुदान का मंत्री और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी। ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठा एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे, लेकिन ये एक दूसरे से स्रोत तीन। दरबार में अभिजात अकबर के दरबार में ठहरा हुआ जो स्वीट पादरी फादर एंटोनियो मांसेरट
उल्लेख करता है। सत्ता के बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा उन्हें दरबार में बुलाता है और निरंकुश आदेश देता है, जैसे कि उसके दास हों। इन आदेशों का पालन उन अभिजातों के उच्च ओहदे और हैसियत से मेल नहीं खाता था। फादर मन से रेट की टिप्पणी मुगल बादशाह व उनके अधिकारियों के बीच संबंध के बारे में क्या संकेत देता है? तजवीज तजवीज एक अभिजात द्वारा बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी याचिका थी जिसमें किसी उम्मीदवार को मनसबदार के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की जाती थी। दूसरे से स्वतंत्र होते थे। अकबर ने इन तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय, मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया। दरबार में नियुक्त, तैनात और रकबा अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियानों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह व शाम को सार्वजनिक सभा भवनों में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्यों से बंधे थे। दिन रात बादशाह और उसके घराने को सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाते थे। सूचना और तथा साम्राज्य सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। मीर बख्शी दरबारी लेखकों, वाकिया, नवीस के समूह का निरीक्षण करता था। ये लेखक ही दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाली सभी अर्जियों व दस्तावेजों तथा सभी शासकीय आदेशों, फरमान का आलेख तैयार करते थे। इसके अतिरिक्त अभिजातों और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि वकील दरबार की बैठकों, पहर की तिथि और समय के साथ उच्च दरबार से समाचार, अखबारात और दरबार मुल्ला शीर्ष के अंतर्गत दरबार की सभी कार्रवाइयों का विवरण तैयार करते थे। अखबारात में हर तरह की सूचनाएं होती हैं, जैसे दरबार में उपस्थित पदों और पदवियों का दान, राजनयिक विशिष्ट मंडलों, ग्रहण किए गए उपहारों अथवा किसी अधिकारी के स्वभाव के विषय में बादशाह द्वारा की गई पूछताछ, राजाओं और अभिजातों के सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन का इतिहास लिखने के लिए यह सूचनाएं बहुत उपयोगी होती थी। समाचार, वृत्तांतों और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासक के अधीन क्षेत्रों में एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। बांस के डिब्बे में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हर कारें, कसीद अथवा पथमार्ग के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। काफी दूर स्थित प्रांतीय राजधानियों से भी वृत्तांत बादशाह को कुछ ही दिनों में मिल जाया करते थे। राजधानी से बाहर तैनात अभिजातों के प्रतिनिधि अथवा राजपूत, राजकुमार तथा अधीनस्थ शासक बड़े मनोयोग्य से इन घोषणाओं की नकल तैयार करते थे। वे संदेशवाहक के जरिए अपनी टिप्पणियां अपने स्वामियों के पास भेज देते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था। केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन, केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांत सूबों में दोहराया गया था। यहाँ भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ दीवान, बख्शी और सद्र होते थे। प्रांतीय शासक की प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। प्रत्येक सूबे कई सरकारों में बटा हुआ था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज तथा तोपचियों के साथ रखा जाता था। परगना उपजिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्ध वंशानुगत अधिकारियों, कनगुओं, राजस्व आलेखों का रखवाला, चौधरी राजस्व संग्रह का प्रभारी व काजी द्वारा की जाती थी। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे, जो तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे। ये मानवकृत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते थे तथा प्रचुर संख्या में लिखित आदेश व वृत्तांत तैयार करते थे। सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा बना दिया गया, लेकिन ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। मुगल इतिहासकारों ने प्रायः बादशाह और उनके दरबारों को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया है, जैसा
पर जैसा कि आपने देखा अध्याय 8, इस प्रक्रिया के तनाव मुक्त रहना असंभव सा ही था। स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारों को लेकर संघर्ष का रूप ले लेते थे। जमींदार प्राय राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में सफल हो जाते थे। चर्चा कीजिए अध्याय 8 के अनुभाग 2 को पुनः पढ़िए। गांव में बादशाह की उपस्थिति को किस हद तक महसूस किया गया होगा, इस पर चर्चा कीजिए। सीमाओं के परे इतिवृत्तों की लेखकों ने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई गुंजयमान पदवियों को सूचीबद्ध किया है। इनके अंतर्गत शहंशाह, राजाओं का राजा जैसी सामान्य पदवियां जहां अथवा जहांगीर, विश्व पर कब्जा करने वाला अथवा शाहजहां, विश्व का राजा जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास उपाधियां शामिल थी। मुगल बादशाहों के अविजित क्षेत्रों व राजनीतिक नियंत्रण के दावे को दोहराने के लिए इतिहासकार प्राय इन पदवियों और उनके अर्थों का हवाला देते थे, लेकिन यही समसामयिक इतिहास पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के साथ राजनीतिक रिश्तों और संघर्ष का विवरण देते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय हितों की वजह से कुछ तनाव और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का पता चलता है। साफवी और कंधार मुगल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदू कुश पर्वत द्वारा निर्धारित सीमाओं के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदू कुश को पार करना होता था। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा कि सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल व कंधार पर नियंत्रण के द्वार इस संभावित खतरे से बचाव किए जा सके। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। यद्यपि साफवी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे, तथापि कंधार पर यह दावा करता था। 1613 में जहांगीर ने शाह, ये चित्र में दिखाए गए हैं, चित्र नंबर है आपका 9.15, कंधार की घेराबंदी दिखाई गई है। ये कंधार की घेराबंदी, चारों तरफ से देखिए सैनिक घूम रहे हैं और घेराबंदी कर चुके हैं। ये चित्र 9.16 जहांगीर का स्वप्न, इस लघु के अभिलेख से पता चलता है, लघु चित्र के अभिलेख से पता चलता है कि जहांगीर ने हाल ही में देखे गए एक स्वप्न को अबुल हसन से चित्र में उतारने के लिए कहा। अबुल हसन ने इस दृश्य को दो शासकों जहांगीर व सफावी शाह अब्बास को मित्रोत गले लगाते हुए प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाए। दोनों ही राजाओं का चित्रण उनकी पारंपरिक पोशाकों से किया गया है। शाह की आकृति 1613 में मुगल राजदूत वर्ग के साथ ईरान गए बिशन दास द्वारा बनाए गए चित्रों पर आधारित है। इससे इस दृश्य को, जो कि काल्पनिक है क्योंकि दोनों शासक कभी आपस में नहीं मिले, एक तरीके का प्रमाणिकता मिली। चित्र को ध्यान से देखिए। जहांगीर और शाह अब्बास के संबंध को किस तरह दर्शाया गया है। इनके शरीर की बनावट तथा हाव भाव की तुलना कीजिए। जानवरों का क्या अभिप्राय है, चित्र में मानचित्र क्या सूचित करता है। चित्र जानवर नीचे दबे हुए हैं। अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत भेजा, लेकिन वह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। 1622 की शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। मुगल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थे। अंततः वह पराजित हुए और उससे किला और नगर सफावियों को सौंपने पड़े। ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि वे ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखवा सकें। यह लिहाजा अर्थात ऑटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे। इस क्षेत्र के साथ
अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म एवं वाणिज्य के मुद्दे को मिलाने की कोशिश करता था। वह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था और इनकी बिक्री से अर्जित आय को उसके इलाके में धर्म स्थलों व फकीरों में दान में बांट देता था। हालांकि औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन का दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में उसके विवरण का समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। मुगल दरबारों में जेसुइट धर्म प्रचारक यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरणों से हुआ। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने वृत्तांत है। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत तक एक सीधे समुद्र मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों के तट नगरों में व्यापारिक केंद्र का जाल स्थापित किया। पुर्तगाली राजा साइड ऑफ जीसस जेसुइट के धर्म प्रचारक की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में रुचि रखता था। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने का बहुत उत्सुक था। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतामंडल वहां भेजा। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी का मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और वहां लगभग 2 वर्ष रहा। इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और इसके सद्गुणों के विषय में उलमा से उनका वाद विवाद हुआ। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 और 1595 में भेजे गए। जेसुइट विवरण व्यक्तिगत प्रेक्षकों पर आधारित है और वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफी नजदीक स्थान दिया जाता था। वे उसके साथ अभियानों में जाते, उसके बच्चों को शिक्षा देते तथा उसके फुर्सत के समय में वे अक्सर उसके साथ होते थे। जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जन जीवन के बारे में फारसी इतिहासों में दी गई सूचनाओं की पुष्टि करते हैं। चर्चा कीजिए वे कौन कौन से मुद्दे हैं और सरोकार थे जिन्होंने मुगल शासकों के उनके समसामयिकों के साथ संबंधों को निर्धारित किया। स्रोत 4 बादशाह तक सुलभ पहुंच। पहले जेसुइट शिष्टमंडल का एक सदस्य मानसेरेट अपने अनुभवों का विवरण लिखते हुए कहता है, उससे अकबर से भेंट करने की इच्छा रखने वाले लोगों को के लिए उसकी पहुंच कितनी सुलभ है इसके बारे में अतिशयोक्ति करना बहुत कठिन है। लगभग प्रत्येक दिन वह ऐसे अवसर निकालता है कि कोई भी आदमी अथवा अभिजात उससे मिल सके और बातचीत कर सके। उससे जो भी बातें करने आता है उन सभी के प्रति कठोर न होकर वह स्वयं को मधुरक भाषी और मिलनसार दिखाने का प्रयास करता है। उसे उसकी प्रजा के दिलो दिमाग से जोड़ने में इस शिष्टाचार और भद्रता का बड़ा असाधारण प्रभाव है। स्रोत 2 के साथ इस विवरण की तुलना कीजिए। औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया उससे वे बहुत प्रभावित हुए। ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी का व्याख्या उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत रूप में की। इसे पश्चिमी यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता के माहौल के प्रकाश में समझा जा सकता है। मानसेरेट ने टिप्पणी की कि राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसने वास्तव में सबका तिरस्कार किया। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमान, हिंदुओं, जैन, फारसियों और ईसाइयों के बीच अंतर धार्मिक वाद विवाद को जन्म दिया। अकबर के धार्मिक विचार विभिन्न संप्रदायों और
धर्म व संप्रदायों के विद्वान से प्रश्न पूछने पर उनका धर्म सिद्धांत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से परिपक्व हुए। धीरे धीरे वह धर्म को समझने की रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश व सूर्य पर केंद्रित दैवीय उपासनाओं के स्वकल्पित विभिन्न दर्शनग्राही रूप की ओर बढ़ा। हमने देखा कि अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया। इसमें दैवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व तथा अपने शत्रुओं पर नियंत्रण होता था। ये चित्र में दिखाए गए हैं। चित्र नंबर है 9.17। दरबार में धार्मिक वाद विवाद। फादर विडोल्फ एक्वाविया पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता था। उसका नाम चित्र के ऊपरी भाग पर लिखा गया है। चित्र में ऊपरी भाग पर यह लिखा गया है, चित्र शिष्टमंडल जेसुइट का, हरम में होम। यह अब्दुल कादिर बदयूनी के मुन खाब उत तवारीख से एक अंश दिया गया है। एक धर्म विज्ञानी और दरबारी बदयूनी अपने नियोक्ता की नीतियों का आलोचक था और अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को वह सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। युवा अवस्था के आरंभ से ही महामहिम अपनी पत्नियों तथा अर्थात हिंद के राजाओं की पुत्रियों के सम्मान में हरम में होम का आयोजन कर रहे थे। ऐसी धर्म क्रिया है जो अग्नि पूजा अतिशयत प्रस्ती से भी उत्पन्न हुई है, परंतु अपने 25वें शासन वर्ष में 1578 के नए वर्ष पर उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। शाम को चिराग और मोमबत्ती जलाए जाने पर सारे दरबार को आदर पूर्वक उठाना पड़ा। ये विचार दरबारी इतिहासकारों के परिक्षेप से संगति रखते थे। इस इतिहासकार हमें उन प्रक्रियाओं को बोध कराते हैं जिनके द्वारा मुगल शासक बड़े प्रभावशाली तरीके से ऐसे विजातीय जनता को एक शाही संरचना के अंतर्गत सम्मिलित कर सके। भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक नियंत्रण के व्यापक रूप से हास्य के बाद भी लगभग 1.5 शताब्दी तक इस राजवंश का नाम भारतीय उपमहाद्वीप में वैध रहा। चित्र 9.18 ईरान में प्रवासी कलाकारों द्वारा मुल्तान के अखबार में लाई गई नीली टाइल्स दिखाई गई हैं। ये नीली टाइल्स बनाई गई हैं काल रेखा। कुछ प्रमुख मुगल इत्र वृंतों तथा स्मरण 1530 में बाबर के स्मरण की पांडुलिपियों की तुमरियों के पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बनाना। तुर्की भाषा में लिखे गए यह स्मरण किसी तरह एक तूफान से बच लिया गए। लगभग 1587 गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा के लेखन की शुरुआत 1589 में बाबर के स्मरण को का बाबरनामा के रूप में फारसी में अनुवाद 1589 में 1602 में अब्दुल फजल द्वारा अकबरनामा पर कार्य करना। 1605 से 22 जहांगीर द्वारा जहांगीरनामा नाम से अपने स्मरण लिखना। 1639 से 47 लाहौरी द्वारा बादशाह नामा के पहले 2 दफ्तरों का लेखन। लगभग 1650 में मोहम्मद वारिस द्वारा शाहजहां के शासन के तीसरे दशक के इतिवृत्त लेखन की शुरुआत। 1668 में मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का आलमगीरनामा के नाम से संकलन किया गया। अधिक जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं बैम्बर गैस्कोइन 1971 में द ग्रेट मुगल्स जोथान केप लिमिटेड लंदन सूरबीन मूसवी 2006 पुनः मुद्रित एपिसोड इन द लाइफ ऑफ अकबरनामा नेशनल बुक ट्रस्ट न्यू दिल्ली हरबंश मुखिया 2004 द मुगल्स ऑफ इंडियन बैक बेल्स ऑक्सफोर्ड जॉन एन रिचर्ड 1996 मुगल एम्पायर न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम फर्स्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज एन मरी सीमेल 2005 द एम्पेयर ऑफ द ग्रेट बीगल्स हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए आप www मुगल गार्डन ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं। चित्र 9.20 में एक पेड़ पर गिलहरी को दर्शाता है एक मुगल चित्रकारी।